Okay, so we have 4 students with us. Let's start. So everyone, my name is Mohammad Ahmad and I'm your biology teacher. I'll be teaching you biology. Okay, so as I've been told that some of you are from 9th, some of you are from 10th, and some of you are dropper students also. No, sir. Only 10 students. Okay, 10th. Okay, only 10 students. ठीक है भाई, तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होगा दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, सो हम वहां से स्टार्ट करेंगे. वालेकुम अस्सलाम गुफरान. सो एनीवन कैन कंफर्म, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. और कोई भी आया है क्या? Okay. Okay, so let's start now. So first chapter is life processes. Starting from the first name of the chapter, life processes. What do you mean by life processes? Can anyone explain? What do you mean by life processes? What do you mean by life processes? Yes, anyone? कुछ स्टूडेंट्स अब भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तब तक थोड़ा सा ये क्वेश्चन आंसर सेशन करते रहते हैं. Sir, the basic function performed by the living organism to maintain their life on this earth are called life process. Maintenance. Good, very good. Anything else? Anything else? Maintenance. एक आंसर आया, maintenance. The basic बताएं भी अलमा, क्या बताया आपने? आपकी आवाज आई, बीच में चली गई. कुछ बता रही थी आप, अलमा खान? basic attention. टाइप कर दिए. कुछ डिस्टरबेंस है आपकी तरफ से? ठीक है, अभी भी बच्चे आ रहे हैं. चलिए भाई, आते जाइए. बताएं भाई, और क्या क्या बताया? मेंटेनेंस. एक आंसर आया, मेंटेनेंस. चलिए थोड़ा सा और इसके आगे चलते हैं. मेंटेनेंस के अलावा लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली क्या है? वो प्रोसेसेस जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए नेसेसरी है. ठीक है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए नेसेसरी है. जैसे हम क्या कह सकते हैं, कुछ प्रोसेसेस जैसे हमारे हो गए ग्रोथ, वो प्रोसेसेस जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, जैसे एक आंसर आया था मेंटेनेंस. गुड, वेरी गुड. एक प्रोसेस क्या है? ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन. ओके, ये सारी जितनी चीजें हम बात कर रहे हैं, जितना हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये सब चीजें, डाइजेशन. ओके, गुड, वेरी गुड. डाइजेशन, ये सब चीजें जो है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये एट्रीब्यूट्स हैं. अब अगर हम इन सब चीजों को जनरलाइज करें तो इन जनरल हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन. गुड, वेरी गुड. इन जनरल हम क्या कहेंगे? इन जनरल हम एक वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? लिविंग बीइंग्स में किस तरीके के प्रोसेसेस को हम कहते हैं कि ये लाइफ प्रोसेसेस हैं? लाइफ मेटाबॉलिज्म. गुड, वेरी गुड. गुड, वेरी गुड. ठीक है, मेटाबॉलिज्म. सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? किसने बताया? अर्श खान. व्हाट इज Yes, sir. मेटाबॉलिज्म? The total chemical reactions performed in a body. ठीक है, और बेहतर तरीके से हम क्या कह सकते हैं? सर डाइजेशन भी होता है हमारा फूड का. सॉरी, डाइजेशन. यस सर, डाइजेशन. हाँ, डाइजेशन एक आंसर आ गया था. डाइजेशन एक आंसर आ गया था. अलमा खान ने कहा बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. एग्जांपल रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. गुड. केमिकल रिएक्शंस व्हिच इज गोइंग इन अ बॉडी. गुड, वेरी गुड. ठीक,
तो एक आंसर आया है इन जनरल, हम कह रहे हैं इन सारे प्रोसेसेस को जनरलाइज हम कर रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? The breakdown of complex to simple and simple to complex. गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो Living मेटाबॉलिज्म, more year. so metabolism क्या है? Metabolism is combination of two processes, that is catabolism and anabolism। ठीक, catabolism क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ, सी से हम याद रख सकते हैं, ठीक, सी फॉर कट, सी फॉर कैटाबॉलिज्म, सी फॉर कट, सी फॉर कैटाबॉलिज्म, ठीक। सो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करना सिंपलर सब्सटेंसेस में, दैट इज कैटाबॉलिज्म। सिंपलर सब्सटेंसेस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देना, दैट इज एनाबॉलिज्म। अंडरस्टूड? सो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। सो लाइफ प्रोसेसेस का जो बेसिक फंडा है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहां पे आपको एक डेफिनेशन दिखेगी। व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। ठीक है, मूवमेंट्स को अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे जो मूवमेंट्स की बात हो रही है, दैट आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स में मैंने अभी आपको बताया कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, और जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। सर आई लेट एवरीवन इन, ठीक है, मैं सबको इन कर लूंगा, आप क्लासेस। ओके, थैंक यू सर। ठीक, सो मेटाबॉलिज्म के बाद अगर हम बात करें, सो न्यूट्रिशन। ठीक, मेटाबॉलिज्म की बात अगर हम बात करें, दैट इज न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? व्हाट इज न्यूट्रिशन? आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिख रही होगी। व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। बेसिक डेफिनेशन हमारी क्या है कि फूड को इनटेक करना और फिर उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको यूटिलाइज करना बाय द बॉडी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, अब इस न्यूट्रिशन पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक, सो न्यूट्रिशन बेसिकली हमारे डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। ठीक, न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू two parts, that is autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition। okay, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition क्या है? auto means self। Self food synthesizing। good, very good, auto means self। ठीक, सर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो खुद से खाना बनाते हैं अपना। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही बना लेता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, दैट इज हेटेरो मींस डिफरेंट। ठीक, सो यहां पे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? द टाइप ऑफ They न्यूट्रिशन depend on other for food। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को जो ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को जो ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। इनका एक और नाम भी दिया जाता है, इनको ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स को एक और नाम भी दिया जाता है। बताइए क्या नाम दिया जाता है? बताएं भी, कौन बताएगा? सर आवाज नहीं दोबारा। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स को एक और नाम दिया जाता है, बताएं क्या नाम है इनका? बहुत इजी सवाल है। ऑटोट्रॉफ्स को क्या कहते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स को क्या कहते हैं? बताएं, जल्दी बताएं। ऑटोट्रॉफ्स को क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स को क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ? नहीं 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 नहीं। ऑटोट्रॉफ्स का एक सेकेंडरी नेम क्या है? प्रोड्यूसर्स। क्या है? सर हेटेरोट्रॉफ कंज्यूमर। गुड, वेरी गुड, हेटेरोट्रॉफ्स कंज्यूमर्स। सो ऑटोट्रॉफ्स आर प्रोड्यूसर्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स आर कंज्यूमर्स। अब ये चीज आपने पढ़ी होगी एनवायरमेंट में, जहां पे आपने इकोसिस्टम में पढ़ा होगा कि कंज्यूमर्स भी फर्दर डिवाइडेड हैं इन प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स, राइट? Yes, sir. ओके, सो प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें, सो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं?
प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? एग्जांपल सर दें। जो सनलाइट की एनर्जी से अपना फूड बनाते हैं वो सर प्रोड्यूसर होते हैं। एग्जांपल दें भाई। एग्जांपल सर जैसे ग्रास। प्लांट दिया एक आंसर, गुड। ग्रास दिया एक आंसर, गुड। कुछ और आंसर किसी और को देना हो? सर ग्रीन सर प्लांट। पैरासाइट्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं कि ऑटोट्रॉफ? सर पैरासाइट्स, पल्सेस, वीड्स। क्या बताया? वीड्स। पल्सेस। ओके ओके, वीट पल्सेस, गुड गुड गुड, ठीक है। अब हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जनरलाइज करते हैं इस चीज को भी, ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर हम देखें तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो एग्जांपल्स हम याद नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है, हजारों एग्जांपल्स हम नहीं याद कर सकते, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, हम यहाँ पे वो चीज देखेंगे जो जनरलाइज्ड है, ठीक है, जिससे हमें पता लग जाए कि अगर कोई भी हमारे पास नया ऑर्गेनिज्म आ जाए तो हम उसको समझ लें कि ये ऑटोट्रॉफ्स में जाएगा या हेटेरोट्रॉफ्स में, ठीक। सो ऑटोट्रॉफ्स में एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक। अब एक आंसर यहाँ पे आया था ग्रास, ठीक है, अब इसमें ग्रास भी आ जाएगा। एक आंसर आया था वीट, पल्सेस, तो वो सब इसमें आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोट करने का, कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स बोला है क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन के अलावा भी उनका कलर होता है, ठीक। इसी चीज को हम थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सेल, ठीक है। सेल में वहां पे एक टॉपिक आएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो हम प्लास्टिड्स के अलग अलग कलर्स होते हैं, वहां पे इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि प्लांट्स के काफी तरीके के कलर होते हैं, ठीक है, बट जो ग्रीन कलर्ड प्लांट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। क्यों? क्योंकि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, सारे प्लांट्स में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है। नाउ क्या खाली हम प्लांट्स को ही इस कैटेगरी में रख सकते हैं? क्या खाली हम प्लांट्स को ही इस कैटेगरी में रख सकते हैं? नहीं, प्लांट्स के अलावा भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हम कह सकते हैं होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल बता सकता है कोई? साइनोबैक्टीरिया। गुड गुड, वेरी गुड, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम है, क्या नाम है? पीपीएल। पीपीएलओ नहीं भाई, ये तो गलत बता दिया। ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, गुड, ठीक। तो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया का नाम है, सही बताया। पीपीएलओ कैसे बता दिया था भाई? सर मैंने बताया था। पीपीएलओ कैसे बता दिया था? बैक्टीरिया का नाम आया, पीपीएलओ जुबान पे आ गया, क्यों भाई? ऐसा काम नहीं करना है। पीपीएलओ अलग चीज है, ठीक है, पीपीएलओ के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। पीपीएलओ भी आएगा आपका कहाँ पे? सेल में, ठीक है। जब सेल में करेंगे तो वहां पे पीपीएलओ की भी बात करेंगे। फिलहाल हम क्या कह रहे हैं कि साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, या हम कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, एक ऐसा बैक्टीरिया है या ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स के अलावा अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से ज्यादातर लोग क्लास 9 पढ़ चुके होंगे, यस सर। ठीक है। तो क्लास 9 में आपने डाइवर्सिटी पढ़ा होगा, राइट? सो डाइवर्सिटी में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। तो अब मुझे जरा ये बताइए, आप अभी इसको कह रहे हैं बैक्टीरिया और अभी इसको कह रहे हैं एल्गी, तो ये आता कौन से ग्रुप में? एल्गी में आता है या बैक्टीरिया में आता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। तो एल्गी क्यों कह रहे हैं भाई? एल्गी क्यों कह रहे हैं भाई? सर क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स हों। नहीं, कोई रीजन होगा ना। बताइए भाई, दो अलग ग्रुप्स हैं, बैक्टीरिया अलग ग्रुप है और एल्गी अलग ग्रुप है, ठीक। तो इसको हम एल्गी में रखेंगे या बैक्टीरिया में? एक आंसर आया, रेहान ने आंसर किया है कि हम इसको बैक्टीरिया में रखेंगे, ठीक। तो एल्गी में क्यों नहीं रखेंगे? और अगर खाली बैक्टीरिया में रखना है तो फिर इसका नाम एल्गी क्यों कर दिया? बताएं भाई, डाइवर्सिटी पढ़ रखी होगी सबने? यस सर। हाँ तो बताएं भाई, अबू सर। जल्दी बताएं भाई, यार बायो में इतना टाइम तो नहीं लगता है भाई, वन वर्ड आंसर होता है। बताएं भाई, क्या रीजन है?
क्या रीजन है? बाकी लोग कहाँ हैं भाई? बाकी लोग क्या खामोश हो गए हैं बिल्कुल? आंसर बताओ भाई। बैक्टीरिया है या एल्गी है? साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है या एल्गी है? बताओ भैया मुझे, क्या है, बैक्टीरिया एल्गी है तो एल्गी। है एल्गी, गुड। सर गलत। बैक हाँ नहीं मालूम सर। बैक्टीरिया, ठीक। देखो क्या था डाइवर्सिटी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आंसर आ जाएगा, इतनी देर में ही बताया, गलत बताया। डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा भाई ये कि इनिशियली ब्लू ग्रीन एल्गी को एल्गी में रखा गया था, ठीक है। बट फिर क्या हुआ कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए, ठीक है, जो बैक्टीरिया से सिमिलर थे। तो जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया किसमें? बैक्टीरियाज में। तो इसीलिए इसका नाम बाद में पड़ा था साइनोबैक्टीरिया। ओके, सो नाउ इट इज अ बैक्टीरिया, पहले ये एल्गी था। अंडरस्टूड? यस सर। सर वापस से बता दीजिए। तो क्या हुआ था कि अर्लियर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले भी कुछ क्लासिफिकेशंस थे, ठीक है, डाइवर्सिटी में हम और डिटेल में पढ़ेंगे इस बारे में। तो उसमें इसको एल्गी में रखा गया था, ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक। तो इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी था। बाद में इसको जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो उसके अकॉर्डिंग इसको बैक्टीरियाज में शिफ्ट कर दिया गया। तो इसका फिर जो नाम हो गया वो दैट इज साइनोबैक्टीरिया। तो नाउ इट इज अ बैक्टीरिया, पहले ये एल्गी था, ठीक है। यस सर। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक। अच्छा, कुछ जगहों पे क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर फूड यूजिंग, ठीक है। अब उसमें ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, अलग अलग सोर्सेस के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे आ रहा है ऑप्शंस में, अगर आपको डायरेक्टली ये नहीं गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, अगर ये डायरेक्टली नहीं गिवन है तो इनऑर्गेनिक सोर्सेस दिया हुआ होगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सोर्सेस या ये सब, ये इक्विवेलेंट है। बात समझ में आ गई भाई? तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे अगर आ जाए इनऑर्गेनिक सोर्सेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सोर्सेस अगर आ जाए तो उस पर टिक कर दिएगा, ओके सर। ठीक है। नाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अलावा भी अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी सब डिविजन है, ठीक है। एक तो होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है भाई। क्या बोला यस मैंने? सर। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। अभी जो मैंने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताई, ठीक है, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, क्योंकि कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये एक मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, ठीक। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? फोटो, फोटो मींस कहीं पे भी PHOTO फोटो आ जाए, दैट इज लाइट। सनलाइट, सनलाइट, गुड, सनलाइट, ठीक है। तो समझ जाइएगा सनलाइट की बात हो रही है। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ओके। नाउ कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? वो न्यूट्रिशन जो केमिकल्स, कीमो की केमिकल्स के प्रेजेंस में हो रहा हो, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक एग्जांपल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। क्या एग्जांपल है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है भाई, एनी डाउट्स? नो सर। गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, ठीक। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स फूड, ठीक। इसमें क्या आ जाते हैं? सारे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। और वो ऑर्गेनिजम्स जो, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ब्लू ग्रीन एल्गी या हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ठीक है। इसमें फंगस आ जाती है और काफी सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ठीक है, प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। तो ये सब क्या है? आपके हेटरोट्रॉफ्स हैं। क्लियर है? एनी डाउट्स? हाँ सर। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ठीक। सो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो काफी टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो गया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। ये तो 3 मेन बड़े टाइप्स हैं।
इनके अलावा भी कुछ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सो इनके अलावा क्या कुछ कोई हमें नाम बता सकता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, इसके अलावा कोई बता सकता है? सर इतने बताएं ही भाई। पढ़े हैं हमने अपने सिलेबस में। इतने ही पढ़े, गुड, ठीक है। Yes. तो इसके अलावा देखिए एक क्या होता है, एक आपका होता है सिम्बायोसिस, ठीक है, एक आपका होता है सिम्बायोसिस, ठीक। सिम्बायोसिस के अलावा, सिम्बायोसिस के अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सिम्बायोसिस आपने नाम सुना होगा। सिम्बायोसिस के अलावा एक होता है प्रेडेशन, प्रेडेशन, ठीक। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे। और सिम्बायोसिस तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो काफी बुक्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, बट बच्चों को पता होता है, जो सीबीएसई के बोर्ड्स हैं उनमें पढ़ाया जाता है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन से, ठीक। सो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कौन बताएगा क्या होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? They grow on decaying matter. ओके, ग्रो नहीं, feed on dead and decaying matter. गुड, फीड ऑन, ठीक है, ग्रो नहीं फीड ऑन। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो फीड करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर पे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स। क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स, ठीक है। और इसी न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ओके, एग्जाम्पल बता सकता है कोई? Mushroom. Bacteria. ठीक है, सर मशरूम भी तो हो सकता है। यस यस, मशरूम है, ठीक है, मशरूम, यीस्ट, बैक्टीरिया, लोटस। लोटस, लोटस, यस। लोटस, लोटस कह सकते हैं लोटस हो, ठीक है, लोटस चेक करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। फंजाई। हाँ, फंगस में ही तो है, फंगस में ही तो है, ठीक है, यीस्ट आपका आ गया। और ठीक है, तो ये मेन जो है आपके क्या है? ये मेन आपके क्या है? सैप्रोफाइट्स, ठीक। कुछ हम कह सकते हैं ये तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और छोटे ऑर्गेनिजम्स हो गए, कुछ बड़े ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, वो भी आपके सैप्रोफाइट्स ही होते हैं, ठीक है। जैसे आपके वुल्स वगैरह हो गए, ये भी क्या है? सैप्रोफाइट्स हैं, ठीक। तो ये बड़े ऑर्गेनिजम्स हो गए। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? जैसे आप देख सकते हैं डेफिनेशन, इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट्स इट्स फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। नाउ पैरासिटिक न्यूट्रिशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उस जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है उसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट। और जिस ऑर्गेनिज्म पे वो फीड कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट। ओके, पैरासिटिक Yes. न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन की एक और इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में भी दो कैटेगरीज हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में भी दो कैटेगरीज हैं क्या? एक है, एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स और एक होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, ठीक। एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। नाउ एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन और एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, कोई बता सकता है? सर इंडो मतलब सर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो वो, गुड। और एक्टो, एक्टो सर उसके बॉडी के ऊपर हो ऑर्गेनिज्म गुड, के। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। सो एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी के अंदर होता है, ठीक, उस पर फीड करता है उसकी बॉडी के अंदर। और एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी के ऊपर फीड करता है, उसकी बॉडी के सरफेस पे। ओके, नाउ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या बतानी है कि एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है जब वो बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वॉर्म्स होते हैं वो पेट में चले जाते हैं। जैसे काफी बार आपने घर में सुना होगा, ठीक है, किसी का पेट खराब होता है तो वो घर वाले क्या कहते हैं कि इसके पेट में कीड़े हैं, ठीक है, वो क्या चीज है? वो यही है, एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन हो रहा होता है, ठीक, कि उनके स्टमक में, उनके इंटेस्टाइन में कुछ वॉर्म्स चले जाते हैं, ठीक है। और जैसे एक टेप वॉर्म है, ठीक है, टेप वॉर्म है,
सो टेप वॉर्म तो काफी पता होगा आप लोगों को, डेंजरस होता है ये टेप वॉर्म, ठीक। सो टेप वॉर्म है, तो इसी तरीके से काफी और वॉर्म्स होते हैं, वो इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। इंटेस्टाइन में जब ये वॉर्म्स जाते हैं तो इनके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। क्या कि इनकी बॉडी में जो लिम्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक। लिम्स क्या होते हैं? लिम्स क्या होते हैं? हैंड्स एंड लेग्स। बात समझ में आ रही है भाई? लिम्स क्या है? हैंड्स एंड लेग्स, ठीक। तो वो डिजेनरेट हो जाते हैं। कोई रीजन बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? सर डीजनरेट मतलब सर? डिजेनरेट होने का मतलब है कि वो टूट के अलग हो जाते हैं बॉडी से, या हम कह सकते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, किसी भी तरीके से बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं। सर डाइजेशन की वजह से? डाइजेशन की वजह से कैसे? सर डाइजेशन में बहुत सारे सर एसिड निकलते हैं सर हमारे स्टमक में सर। नहीं तो नहीं नहीं, ये रीजन नहीं, नहीं नहीं, अच्छा गेस था बट ये रीजन नहीं है। कोई और रीजन? कोई और रीजन? देखो मैं बता देता हूँ, होता क्या है एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन में, कि जब ये वॉर्म आपके इंटेस्टाइन में गया है, ठीक, तो ये पैरासाइट क्या करता है कि ये पैरासाइट अपना फूड बनाता नहीं है, ये आपका जो फूड है, और ये आपका भी जो फूड आप खा रहे हैं उस पे फीड नहीं कर रहा। जो आपका फूड डाइजेस्ट हो गया है, जो आपका फूड डाइजेस्ट हो गया है, ये उस पे फीड कर रहा है, और ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब ना तो इसको फूड के लिए कहीं जाना है, फूड ढूंढना नहीं है इसके लिए, तो सर्व हो रहा है, थाली में आ रहा है सामने, तो इसको कहीं पे जाना ही नहीं है, तो इसको लिम्स की जरूरत नहीं है, तो इसकी बॉडी में अब लोकोमोशन नहीं होना है। अंडरस्टूड? तो इसलिए होता क्या है कि कोई भी सिस्टम होता है, ठीक है, वो स्टेबिलिटी की टुवर्ड्स जाता है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, बहुत उसका फेमस लॉ है कि सिस्टम टेंड्स टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो ये क्या करता है, ये अपनी एनर्जी बचाने के लिए ये करता है, अपनी एनर्जी कम से कम यूटिलाइज करता है, ठीक। तो ये क्या करेगा, इसके लिम्स डिजेनरेट हो जाते हैं। इसका जो माउथ होता है, जो इसका माउथ होता है, अब इसको खाना भी नहीं है, क्योंकि इसको वहां पे फूड सर्व हो रहा है, तो इसको खाना नहीं, चबाना नहीं है, तो इसके जो माउथ में टीथ वगैरह होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, और इनका जो माउथ होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक सकिंग टाइप माउथ में। बात समझ आ रही है? माउथ इनका जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सकिंग टाइप माउथ में, ओके। हैंड्स एंड लेग्स डिजेनरेट हो जाते हैं, और इनकी बॉडी पे कुछ हम कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा क्लाइंबर्स होते हैं, मनी प्लांट वगैरह आपने क्लाइंबर्स देखे होंगे, ठीक है, तो उनके नीचे जैसे एडवेंटिशियस रूट्स आ जाती हैं छोटी छोटी, जिससे वो स्टिक हो जाती हैं, तो इनके भी बॉडी सरफेस पे कुछ स्टेगी सब्सटेंसेस डेवलप हो जाते हैं, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में स्टिक हो जाते हैं, तो इनको कहीं पे मूव नहीं करना होता। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डीजनरेट हो जाता है, क्योंकि इसको फूड अब डाइजेस्ट नहीं करना है, डाइजेस्टेड फूड इसको मिल रहा है, खाली एब्जॉर्ब करना है, ठीक। तो ये सारे इसके बॉडी में चेंजेस होते हैं, एंडोपैरासाइट की बॉडी में ये सारे चेंजेस होते हैं, ठीक। एक्टोपैरासाइट की अगर हम बात करें, सो एक्टोपैरासाइट बॉडी के ऊपर डेवलप होता है, जैसे कस्क्यूटा है, ठीक है, जैसे कस्क्यूटा है, सर लीच? गुड, लीच है, कस्क्यूटा है, कस्क्यूटा बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है, इसको हम सर राइजोबियम? राइजोबियम, राइजोबियम पैरासाइट है? यस, यस सर पैरासाइट है ये, पल्स प्लांट के ऊपर होता है सर ये। पैरासाइट है? यस सर, आई थिंक। अभी आएंगे, इस पे भी आगे आएंगे, ठीक। सो कस्क्यूटा देखो क्या है, कस्क्यूटा में क्या चीज है कि कस्क्यूटा को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कस्क्यूटा बहुत फेमस है, कस्क्यूटा को क्या कहते हैं हिंदी में? सर अमर बेल। अमर बेल, गुड, ठीक है। सो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एंट्रेंस में भी। सो कस्क्यूटा क्या है? अमर बेल। तो ये एक क्या है, एक्टोपैरासाइट। सो ये क्या करता है कि प्लांट का जो फूड सैप होता है ये उसको सक कर लेता है, ठीक है ना। ये सारी बातें हो गई, उसके बाद लाइस होती है, लीचेस होते हैं, राउंड वॉर्म्स है, प्लाज्मोडियम वगैरह बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, मॉस्किटोस क्या है, पैरासाइट हैं या नहीं है? ये एक सर इम्पोर्टेंट, हैं। मॉस्किटोस पैरासाइट्स हैं, ठीक है, कैसे? एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन, सॉरी, एक्टोपैरासाइट है ना सर वो? एक्टोपैरासाइट्स है, ठीक है। कैसे हैं, बता सकता है कोई? ये सर क्योंकि वो हमारी बॉडी से सर ब्लड लेते हैं। ठीक है, बाकियों ने जो एग्जाम्पल दिया है कि हाँ है, उनका कोई और
अलग रीजन है या सेम रीजन है? सर सेम है। सेम रीजन है भाई सबका? सर मॉस्किटो sir. में भी सर सारे टाइप के नहीं सर सक करते ब्लड। नहीं नहीं, ये जो अभी रीजन दिया है सबका सेम रीजन था यस कहने का? यस सर। ओके ठीक है, तो ये गलत है रीजन। ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। मॉस्किटोज ह्यूमंस के लिए पैरासाइट नहीं है, पैरासाइट हैं बट ह्यूमंस के लिए मॉस्किटोज पैरासाइट नहीं होते। ओके, मॉस्किटोज पैरासाइट होते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक, कभी काफी ग्रीनरी हो, कहीं पे वेजिटेशन हो, प्लांट्स वगैरह हो, ठीक है, तो वहां पे अगर आप उसके आसपास रहो तो वहां पे आप देखो कि मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो प्लांट सैप पे फीड कर रहे होते हैं, उनका जो फूड है वो प्लांट सैप है, ह्यूमन ब्लड नहीं है। ठीक, सो वो ह्यूमंस के लिए पैरासाइट नहीं है, प्लांट्स के लिए पैरासाइट है। क्लियर है? यस सर। सर लेकिन वो फिर ह्यूमन से ब्लड क्यों लेते हैं? यस सर, फिर वो ह्यूमन से ब्लड क्यों सक करते हैं? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। सो ह्यूमंस से ब्लड क्यों सक करते हैं? क्योंकि ह्यूमंस क्या है, डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा, ह्यूमंस कौन सी कैटेगरी में आते हैं भाई? हॉट ब्लडेड एनिमल। वेरी गुड, तो वार्म ब्लड होते हैं। ठीक है, मैमल्स होते हैं, मैमेलिया। सो मैमेलिया कैसे ऑर्गेनिज्म से? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक, तो मॉस्किटोज वार्म ब्लडेड नहीं होते। मॉस्किटोज को हमारा ब्लड चाहिए होता है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उनको एग ले करने के लिए वो टेम्परेचर चाहिए होता है। ओके, सो इसलिए वो जो है हमारा ब्लड सक करते हैं। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारा ब्लड सक नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो उनका न्यूट्रिशन नहीं है। ओके, उनका न्यूट्रिशन कहाँ से आ रहा है? प्लांट सैप से आ रहा है। ठीक है, तो सर चलिए। वो ज्यादातर मतलब कि प्लांट का सेल सब कर। हाँ, प्लांट सैप सक करते हैं वो, इसीलिए वो प्लांट्स के लिए पैरासाइट है, ह्यूमंस के लिए नहीं है। ओके, पैरासाइट अगर ये क्वेश्चन आया कि आर मॉस्किटोज पैरासाइट, यस मॉस्किटोज आर पैरासाइट। आर मॉस्किटोज पैरासाइट टू ह्यूमंस? नो, दे आर नॉट। ठीक है, दे आर पैरासाइट्स टू प्लांट्स। क्लियर है भाई? यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो होलोजेक न्यूट्रिशन पे तो अभी आएंगे क्योंकि उसका तो आगे डिस्कशन करना ही है। ठीक है, मैंने दो और न्यूट्रिशंस बताए थे, एक तो है आपका सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ठीक, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन उसी को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। ओके, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन उसी को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। ओके, सिम्बायोसिस। नाउ सिम्बायोसिस की अगर हम बात करें तो सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस क्या है? इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिजम्स, म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, सो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, इसका एक बहुत जो है फेमस, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, दैट इज, एग्जांपल इसका क्या है? लाइकेन। इसका एग्जांपल क्या है? लाइकेन, LICHEN, लाइकेन। ठीक, सो लाइकेन क्या है? कोई बता सकता है लाइकेन? व्हाट इज लाइकेन? सर प्लांट। प्लांट नहीं, प्लांट नहीं कह सकते हम इसे। ये सर बिलोंग करता हो प्लांट से सर, थोड़ा थोड़ा। नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते हम भाई। और कुछ इसके बारे में, लाइकेन के बारे में? सर एल्गी है क्या? ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही बोला। और कुछ? फंगस। फंगस। ओके, एक एक करके बोलना सर। चलो ठीक है, तो लाइकेन क्या है? लाइकेन एक बेसिकली रिलेशनशिप है, ठीक है, बिटवीन फंगस एंड एल्गी। दोनों का एसोसिएशन है, फंगस का भी और एल्गी का भी। क्लियर है भाई? फंगस और एल्गी का एसोसिएशन है जिसको हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि फंगस और एल्गी यहाँ पे दोनों ही अलग अलग रोल प्ले करते हैं। फंगस का यहाँ पे काम क्या होता है? एक का यहाँ पे काम होता है शेल्टर प्रोवाइड करना और एक का काम होता है फूड प्रोवाइड करना। ठीक, अब फूड यहाँ पे अब याद कैसे रहेगा कि कौन फूड प्रोवाइड कर रहा है और कौन शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है? कैसे याद रख सकते हैं? बहुत सिंपल सी ट्रिक है। एल्गी हमारा क्या है? एल्गी क्या है? डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा, एल्गीज आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स।
प्लांट के तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है भाई। तो एल्गी क्या काम करते हैं, फूड बनाते हैं। तो लाइकेन में फूड कौन देगा, एल्गी देगा। तो शेल्टर कौन दे रहा है फिर, फंगस। क्लियर है भाई, याद रहेगा। यस Yes, sir. गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो लाइकेन के अलावा भी और भी काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस तरीके से म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क में करिएगा फिर, और ऑर्गेनिजम्स के नाम ढूंढ के बताइएगा, ठीक, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। हो सकता है आपने पढ़े हो अपने कोर्स में, ठीक है, शायद पढ़े होंगे, मेरे ख्याल से आपने अपने सर कोर्स में। हाँ, ब्रायोफाइटा ये सब नहीं है? क्या है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा? नहीं 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 नहीं, ब्रायोफाइटा तो एक पूरा ग्रुप है बाकायदा, ठीक है। यस सर। उसमें तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये तो हम एक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिम्बायोसिस जो है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक न्यूट्रिशन है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये यस ढूंढिएगा इस तरीके से एसोसिएशन में लाइकेन के अलावा और कौन है, ठीक है। ये होमवर्क में इसको रख लिए होमवर्क के तौर पे। नाउ सिम्बायोसिस के अलावा मैंने एक और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बताया था, दैट इज प्रेडेशन। नाउ प्रेडेशन क्या होता है, प्रेडेशन कहां से वर्ड आया है, प्रेडेशन, प्रेडेटर से। प्रेडेटर क्या होता है, कोई बता सकता है? प्रेडेटर क्या होता है, कोई बता सकता है? सर जो हंट करता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया भाई। किसने बताया? सर अफनान। अफनान, गुड, वेरी गुड, ठीक। तो जो हंट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेडेटर कहते हैं। अब ये बताओ भाई, प्रेडेटर हंट तो करता है, लेकिन किस पे हंट करता है, किसको हंट करता है? सर प्रे को। गुड, वेरी गुड, ठीक। सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन और प्रेडेशन में एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्या कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट होस्ट पे डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, और प्रेडेशन में प्रेडेटर प्रे पे डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। क्लियर है भाई। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, प्रेडेटर्स ही तो हैं, ठीक है। यस। नाउ पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, प्रेडेशन में भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है अपनी न्यूट्रिशन के लिए। तो दोनों को अलग कैटेगरीज में क्यों रखा गया है, डिफरेंस क्या है दोनों में? सर वो हार्म कर रहा है और ये किल कर रहा है। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये मेन जो है बेसिक सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों ही टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में, कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो पैरासाइट है वो होस्ट को किल नहीं करता, ओके। वो उसको वीक कर सकता है बट किल नहीं करेगा कभी, क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उसको पता है अगर ये मर गया तो फिर मेरा न्यूट्रिशन खत्म। क्लियर है भाई। प्रेडेशन में क्या होता है कि प्रेडेशन में प्रेडेटर प्रे को किल करता है पहले और फिर खाता है, ठीक है। वो उसको किल करके खाएगा प्रे को। सो ये दोनों ये जो है दो मेजर डिफरेंसेस है, ठीक है, दोनों टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में, ओके। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं होलोजिक न्यूट्रिशन की। सो होलोजिक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें बेसिकली चार मेन प्रोसेसेस होते हैं, चार मेन प्रोसेस, सॉरी 5 मेन प्रोसेसेस होते हैं, ठीक। क्या है वो 5 मेन प्रोसेसेस, कोई बता सकता है? Digestion, digestion, assimilation, absorption, digestion. गुड, रिडक्शन। वेरी गुड, ठीक है। बस थोड़ा सा सीक्वेंस में नहीं बताया, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा, इंजेशन, ठीक है। इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। नेक्स्ट इंजेशन के बाद क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, ऑब्जर्वेशन। हाँ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, और लास्ट में क्या है, इजेशन, EGESTION, इजेशन। सर रिडक्शन तो होगा ना, रिडक्शन भी? नहीं नहीं नहीं, ये मेन 5 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ये मेन 5 प्रोसेसेस हैं, और जो ऑर्गेनिज्म इन मेन 5 प्रोसेसेस को फॉलो करता है उसी को हम क्या कहते हैं, होलोजिक न्यूट्रिशन फॉलो करने वाला ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जांपल्स इसके क्या है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और जितने वर्टिब्रेट्स हैं बेसिकली, ठीक है, उन सब में यही होता है, ठीक है। बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस, एनिमल्स, सब में यही होता है। क्लियर है भाई, कोई डाउट? कोई डाउट? सर लायन नहीं आएगा? सॉरी सॉरी, सर लायन प्रीडेशन और होलोजोइक दोनों में आएगा?
हाँ दोनों में आएगा। प्रेडेशन में देखिए क्या हो रहा है कि प्रेडेशन में वो क्योंकि प्रे को किल कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो प्रेडेशन में है, ठीक। होलोजिक न्यूट्रिशन में हम क्यों कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें इंजेशन भी हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, एसिमिलेशन भी हो रहा है, इजेशन भी हो रहा है, तो इसलिए वो होलोजिक न्यूट्रिशन में भी आएगा। ओके ठीक है भाई। यस सर। नाउ एक क्वेश्चन है मेरा कि हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। बताएं भाई, कौन बताएगा? सूडोपोडिया। एक वर्ड में बता दिए, सीडोपोडिया। और कुछ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें भाई। Phagocytosis. फैगोसाइटोसिस, गुड, वेरी गुड। देखिए भाई, और हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन, गुड, होलोजिक न्यूट्रिशन। और हम थोड़ा सा बात करें इसको, तो जैसे ये आप देख रहे हैं ये वाला डायग्राम, ये किसका है? अमीबा का है, ठीक। अमीबा होता क्या है? अमीबा किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है? सर यूनिसेल्युलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, गुड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। सो अमीबा में क्या होता है कि कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक। अमीबा में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और वही पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। सिंगल सेल होता है, इसलिए उसको ज्यादा मशीनरी की जरूरत नहीं है, ठीक। नाउ तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये चीज, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि अमीबा जब देख लेता है कि उसके पास, उसकी बॉडी के पास कोई फूड आ रहा है, ठीक, तो फिर वो क्या करता है? उसको इनगल्फ करने की कोशिश करता है, ठीक। इनगल्फ किस तरीके से करता है? ये अपनी ही बॉडी सरफेस में से दो हैंड्स लाइक प्रोजेक्शन, या हम कह सकते हैं फीट लाइक प्रोजेक्शन निकालता फॉल्स है, फीट। ठीक है, गुड। इसको हम क्या कहते हैं? सीडोपोडिया। सीडो मींस फॉल्स एंड पोडिया मींस फीट। सो फॉल्स फीट को ये एक्सटेंड करता है और फिर उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। और अंदर जाने के बाद क्या होता है कि इसकी बॉडी में एक फूड वैक्यूल डेवलप होता है, और फिर उस फूड का डाइजेशन उस फूड वैक्यूल में होता है। और क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसको अलग अलग जगहों पे डक्ट्स के जरिए मटेरियल भेजने की जरूरत नहीं है। सो वही साइटोप्लाज्म में ही, इसके ही साइटोप्लाज्म में वो फूड का जो न्यूट्रिएंट, जो फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इसी साइटोप्लाज्म के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, और फिर इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। क्लियर है भाई? तो ये प्रोसेस होता है अमीबा का। अब इसमें जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू इसने फूड को एनगल्फ किया और फिर पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? अनवायरक प्रोसेस। एक अच्छा आंसर आया था, फागोसाइटोसिस, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है? एंडोसाइटोसिस है, ठीक है। इन जनरल अगर हम बात करें तो ये क्या है? एंडोसाइटोसिस, ठीक। एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस क्या है? प्रोसेस जिसमें क्या हो, फूड को एनगल्फ किया जा रहा हो, एंडोसाइटोसिस, ठीक। एंडोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस आपका दो तरीके का होता है, ठीक है। जैसे अभी एक आंसर आया था, किसने दिया था? फागोसाइटोसिस। जी मैंने तो दिया था, बट मुझे नाम नहीं दिख रहा। नाम क्या है आपका? आमना। आमना, गुड, आमना ने दिया था फागोसाइटोसिस, गुड। एंड नेक्स्ट इज पिनोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस आपका दो तरीके का होता है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। सो यहां पे क्या हो रहा है? ये फैगोसाइटोसिस वाला काम हो रहा है, लेकिन एक और चीज होती है, पिनोसाइटोसिस। अब ये फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस क्या है, इसके बारे में बता दूं। फैगोसाइटोसिस जब सेल जो है किसी ऑर्गेनिज्म को ईट कर रहा हो, इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं? सेल ईटिंग, सेल ईटिंग। और पाइनोसाइटोसिस को हम क्या कहते हैं? सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग, ठीक। सो पाइनोसाइटोसिस कह सकते हैं, पिनोसाइटोसिस इसको हम क्या कहते हैं? सेल ड्रिंकिंग। और फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग। ये दोनों ही प्रोसेसेस किसके पार्ट हैं? एंडोसाइटोसिस के। ओके। सो इन जनरल अगर ये प्रोसेस पूछा जाए कि अमीबा में प्रोसेस कौन सा है जिस प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन होता है, दैट इज एंडोसाइटोसिस। होलोजिक न्यूट्रिशन तो ही,
ठीक है, बट वो प्रोसेस अगर पूछा जाए तो दैट इज एंडोसाइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस में भी क्या है, फैगोसाइटोसिस। क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। ठीक, प्लांट्स की न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, सो प्लांट्स में जैसे हमने देखा न्यूट्रिशन कैसा होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है भाई, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसमें सबसे पहली चीज जो है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कि ये होता किस तरीके से, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक, सो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, वो प्रोसेस जिसमें इनऑर्गेनिक सोर्सेस को यूज करके क्या बनाया जाता है, फूड मटेरियल बनाया जाता है। ठीक, नाउ स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो होता क्या है फोटोसिंथेसिस में, कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट, ठीक है, और प्लांट का भी कौन सा पार्ट, प्लांट का भी कौन सा पार्ट, लीफ। लीफ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस अच्छा खाली लीफ में नहीं होता, लीफ के अलावा काफी पार्ट्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, यस सर, यस बट सर। मेजर फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है, लीफ लीफ की वजह वजह से से। ठीक है, मेजर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बाकी पार्ट्स के भी जरिए होता है। ठीक है, तो हाँ क्या बात कर रहा था, फोटोसिंथेसिस। सो लीव्स के जरिए फोटोसिंथेसिस होता है। होता क्या है कि लीफ में कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। गुड, ठीक है, स्टोमेटा होते हैं। ठीक, स्टोमेटा जो है स्मॉल पोर्स होते हैं। स्टोमेटा होता क्या है, स्टोमेटा होता क्या है, सर ऑक्सीजन का पास कर रहा है। ओके, स्मॉल पोर्स, मतलब जहाँ स्मॉल पोर्स थ्रू व्हिच Gases take place in it. gases exchange of gases take place. यहाँ मैं पेन टैब यूज कर रहा हूँ तो उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आ रही मेरी, खैर समझने लायक चीज होगी, समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ बीन शेप के सेल्स बनाए हैं। ठीक, किडनी बीन शेप के कुछ सेल्स बनाए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स कहते हैं। गुड, गार्ड सेल्स क्या करते हैं, गार्ड सेल्स क्या करते हैं, गार्ड सेल्स क्या करते हैं, वो वाटर को अंदर लेते हैं और वाटर को बाहर निकालते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, So Sir, stomata opening- open and close. फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। नहीं वो तो होता है हमें पता है, बट होता क्या है एक्चुअल में, क्या होता है, सर श्रिंक हो जाते हैं, ये स्वेल अप हो जाते हैं। गुड, ठीक है, तो गार्ड सेल्स में वाटर अंदर आता है और वाटर इनसे बाहर जाता है। ठीक है, तो इनसे होता क्या है कि ये श्रिंक हो जाते हैं और स्वेल हो जाते हैं, और फिर उससे क्या होता है, ये हेल्प करते हैं स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में। ठीक है, ये हेल्प करते हैं किस चीज में, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में। क्लिक, स्टोमेटा कहाँ होता है, जो गार्ड सेल्स के बीच में हम देख सकते हैं जो पोर है, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, देखता हूं कितने लोग आंसर बता पाए। स्टोमेटा न्यूक्लिएटेड होता है या नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, सर न्यूक्लिएटेड होता है। न्यूक्लिएटेड होता है, अच्छा न्यूक्लिएटेड होता है भाई। और कुछ, किसी का कुछ डिफरेंट आंसर, No, sir, nucleated. Nucleated होता सबका आंसर न्यूक्लिएटेड है भाई, Yes, sir. ओके, सब गलत हो भाई, सब गलत हो एक तरफ से, सर साइड में होता तो है सर, उसके साइड में होता है। स्टोमेटा कोई चीज नहीं है, क्या समझे, स्टोमेटा कोई चीज नहीं है, बात समझ में अच्छा। नहीं आई। यस सर। स्टोमेटा क्या है, इट इज अ पोर, एक ओपनिंग है। ठीक है, तो ये सवाल मैंने जितने भी बच्चों से पूछा 90% बच्चे गलत बताते हैं। ठीक है, स्टोमेटा सिर्फ एक ओपनिंग है, एक पोर है, एक सुराख है। ठीक है, जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, जैसे आपके आईज में बीच में होल होता है जहां से लाइट अंदर एंटर करती है, तो उसके अंदर कुछ है नहीं, होल है वो। ठीक है, इसी तरीके से स्टोमेटा भी क्या, एक पोर है, ओपनिंग है। ये न्यूक्लिएटेड नॉन न्यूक्लिएटेड की तो बात ही नहीं है, इस कुछ होता ही नहीं है स्टोमेटा। ठीक है, जो होता है वो क्या है, गार्ड सेल्स होते हैं। ओके,
गार्ड सेल्स अगर ओपन होंगे तो एक पोर क्रिएट हो जाएगा, गार्ड सेल्स अगर क्लोज हो गए तो कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। गुड, सबको डाउट क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके, सो Yes, स्टोमाटा एक्चुअल में कुछ नहीं है, जो है वो क्या है, गार्ड सेल्स है, ठीक। और गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को, ठीक है। सो स्टोमाटा से लीव्स, और ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स पर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सर लोअर साइड ऑफ द लीव्स। गुड, वेरी गुड। लोअर साइड, बैक साइड या लोअर साइड हम कह सकते हैं ऑफ द लीफ, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, फिर स्टोमाटा से गैसियस एक्सचेंज होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। सो उनसे क्या होता है, ये इनटेक किया जाता है और फिर लीफ में एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, ठीक। क्लोरोफिल कैसा पिगमेंट है? green. क्लोरोफिल ग्रीन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बना लिया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ग्लूकोज ग्लूकोज एंड प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज एंड Byproduct. गुड, वेरी गुड। तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है भाई, क्लियर है? सिंपल सी बात है। बट इसी सिंपल सी बात में क्वेश्चन बनाया जाता है, और क्वेश्चन कहां से बन के आता है? इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन दिख रही है सबको? हेलो, इक्वेशन दिख रही है सबको? Yes, sir. यस सर। गुड गुड। सो क्वेश्चन कहां से बनाया जाता है? ये तो बहुत सिंपल सी बात थी जो अभी हमने की, ये आप बचपन से पढ़ते आए हो, 6th क्लास से पढ़ रहे हो, 3rd क्लास से पढ़ रहे होगे। बट क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन इस इक्वेशन से आता है। अब इस इक्वेशन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैं बताता हूं क्या बन सकता है। कुछ टेक्स्ट बुक्स में एक गलती कर रखी है। क्या गलती कर रखी है? जैसे यहां पे देखने को मिलेगा कि 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 in the presence of sunlight and chlorophyll। क्लियर है भाई? बट कुछ टेक्स्ट बुक्स में क्या होता है कि ये जो यहां पे देख रहे हो, यहां पे 6H2O बन रहा है प्रोडक्ट में, और यहां पे क्या है, 12H2O है रिएक्टेंट्स में, है नहीं है? यस सर। ठीक है। तो कुछ बुक्स में क्या होता है कि ये कहते हैं कि भाई हम प्रोडक्ट में 6H2O क्यों रिलीज करें, हम यहीं से 6 ना कम कर दें। अगर यहां से 6 कम कर दिए तो फिर यहां पे तो बनेंगे ही नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। ठीक है। तो वो कुछ बुक्स में है, और आप लॉजिकली वो चीज कह सकते हो कि हाँ जाहिर सी बात है, तो लॉजिकल आंसर है, बट ऐसा नहीं है, गलत है, ठीक है, क्योंकि वैसा होता नहीं है। एक्चुअल में वैसा प्रोसेस नहीं होता। आप इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कर सकते हो जो चाहो, बट एक्चुअल में ये प्रोसेस नहीं होता है। जो इक्वेशन लिखी हुई है ना यहाँ पे आपके सामने, यही एक्चुअल में प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक। सो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। तो ये जो आपके ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, CO2 के साथ जो लगा है 6, H2O के साथ लगा है 12, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? इन नंबर्स को क्या कहते हैं? इन नंबर्स को, Coefficient. सॉरी, क्या कहते हैं भाई? क्या बताया? हेलो, क्या हुआ भाई, आवाज चली गई क्या? नो सर, आवाज आ रही है। हाँ तो बताया भाई, क्या बताया था? So coefficient बता। कोफिशिएंट तो वो तो मैंने ही बता दिया भाई, कोफिशिएंट कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्टोइचियोमेट्रिक Yes, sir. कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इनको कहा जाता है। सो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, एग्जैक्टली यही सेम इक्वेशन होती है, इसके अलावा कोई और इक्वेशन नहीं है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। और एक क्वेश्चन कहां से बन के आ सकता है? क्वेश्चन बन के आ सकता है इनके सोर्सेस से। सोर्सेस यहाँ पे देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक हो रहा है, और कितने? 6 कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक हो रहा है, और इसी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के इंटेक से ही यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लूकोज क्या है?
एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है भाई। तो 6 कार्बन मिलके एक ग्लूकोज बना रहे हैं, बात समझ में आ रही है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर्स इंक्रीज कर दिए गए, 12 कर दिए गए, तो फिर यहां पे ग्लूकोज कितना बनेगा? अगर यहां पे 12 CO2 बना दिया तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितना बनेगा? 12। 12 नहीं बनेगा भाई, 6 2 से सर। 1 बन रहा है, तो 12 से कितने बनेंगे? 2। 2। 2 बनेंगे, 12 थोड़ी बनेंगे। ठीक है भाई, तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। तो इसी क्वेश्चन के बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसी इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है। नाउ अब बात आ रही है, चलो ग्लूकोज तो समझ में आ गया, ठीक है, और वाटर वेपर भी समझ में आ गया, चलो 6H2O का आपका वाटर वेपर यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन कहां से बन के आ रहा है? ये ऑक्सीजन कहां से बन के आ रहा है? सर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सबका यही आंसर है, किसी को कुछ और डिफरेंट आंसर है? कोई और कुछ डिफरेंट आंसर देना चाहता है क्या भाई? बताएं भाई, सबका यही आंसर है, डिफरेंट है? सॉइल से। सॉइल से, कुछ और? सर जल्दी जल्दी बताओ, आहिस्ता आहिस्ता मत बताओ। क्या बताया भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। सब गलत बताया, वाटर। सबने गलत बताया, सबने गलत बताया। अब क्या बता रहे हो? जब मैंने ही बता दिया वाटर। जब दो ही चीजें, ये नहीं तो वो होगा, क्यों भाई? तो ऑक्सीजन आपका कहां से बनता है? जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसी से ऑक्सीजन बनता है। क्लियर है भाई? बट ये तो चलो देख लिया तुम लोगों ने, बता दिया कैसे बनता है। कैसे बनता है? सर ब्रेक हो गए। नाम बताओ, नाम, प्रोसेस का नाम। ये O2 कैसे आ रहा है? बताओ भाई, जल्दी बताओ। सर रिडक्शन। एंडोथर्मिक बाय द प्रोसेस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस। नहीं पढ़ा है क्या भाई? यस सर पर। यस सर पढ़ा है। बता क्यों नहीं रहे? फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का क्या मतलब है? फोटो मींस लाइट, और लाइसिस, लाइसिस बायो में हम लाइसिस किसको कहते हैं? कट, टू कट। कट करने को हम क्या कहते हैं? लाइसिस। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसको कट किया जाता है, ठीक है, और फिर उससे ऑक्सीजन बनाया जाता है, ठीक है। और फिर जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है प्रोडक्ट में, वो कहां से आ रही है? वाटर के मॉलिक्यूल से आ रही है। बात समझ में आ गई भाई? तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है आपका, ये क्या दे रहा है? ऑक्सीजन। और ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये क्या दे रहा है? ग्लूकोज। क्लियर है? यस सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो और इसमें और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आप अभी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। वो आप पढ़ोगे अगर आपने 11th में बायो ऑप्ट करी, तो उसमें और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस, तब जाके समझ में आएगा कि ऑक्सीजन बन कैसे रही है। फिलहाल के लिए बहुत बेसिक सी हम बात समझ सकते हैं कि फोटोलिसिस का प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे इसके मेजर जो है प्रोसेसेस होते हैं वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपके लिखे हुए पॉइंट्स में कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसी को हम क्या कहते हैं? फोटोलिसिस, जो अभी मैंने बताया। एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं, डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है। रिडक्शन का क्या मतलब होता है भाई? रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिड्यूस्ड ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। गुड, वेरी गुड। या तो ऑक्सीजन माइनस हो जाए या फिर हाइड्रोजन प्लस हो जाए। गेन तो हो हाइड्रोजन आ जाए या ऑक्सीजन चली जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में आप यहाँ देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल किसमें यूटिलाइज हो गए? ग्लूकोज बनाने में। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। CO2 का ये O हट गया है, ठीक है, और ये ग्लूकोज बन चुका है, एक दूसरा ही कंपाउंड बन गया है, C6H12O6। CO2 नहीं रहा अभी, ठीक है।
तो इसीलिए ये क्या है, रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसका, रिडक्शन वाला, ठीक है, क्वेश्चन आता है इससे। ये बात हो गई आपकी। नेक्स्ट चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। क्लोरोफिल, हाँ क्लोरोफिल की बात करते हैं क्या है। सो क्लोरोफिल क्या है, एक मिनट, क्लोरोफिल ये कहां से आ रहा है एक्स्ट्रा, चलो फिर ठीक है। क्लोरोफिल क्या चीज है, क्लोरोफिल अभी हमने पढ़ा क्या है, एक पिगमेंट है, ठीक है, एक पिगमेंट है। किस तरीके का पिगमेंट है, ग्रीन कलर पे। ग्रीन कलर्ड ग्रीन पिगमेंट, कलर। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा भी काफी सारे ऐसे, बल्कि हम कह सकते हैं कि प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं ना जो ग्रीन है, वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेजरली हम कह सकते हैं कि मेजरली लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक। नाउ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में होता क्या है, क्लोरोफिल में होता क्या है, बल्कि हम कह सकते हैं क्लोरोफिल होता कहां पे, किसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट। गुड, वेरी गुड। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है, 9th में पढ़ा होगा, एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। सो प्लास्टिड्स का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स, याद आया भाई, यस सर। ठीक है। तो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है। गुड, वेरी गुड, ठीक। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये बतानी थी कि क्लोरोफिल में एक मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, नाम बताओ भाई। क्लोरोफिल में एक मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा होता है, कौन सा मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, हाँ, के प्लस आयन। के प्लस आयन, और कुछ, सर आयरन। आयरन, और कुछ, गलत बताया भाई, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम Mg प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आयरन किसने बताया था, सर फास्फोरस भी होता है ना। मैग्नीशियम मेटेलिक एलिमेंट है भाई, ठीक है। आप मेटेलिक एलिमेंट गूगल पे सर्च करना, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, ठीक, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में आपको सेंटर में देखेगा मैग्नीशियम होता है, ठीक है। मेटेलिक एलिमेंट क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लियर, ठीक है। आयरन किसने बताया था भाई, सर मैंने। नाम बता दो भाई। सर हुजैफा। हुजैफा, गुड, ठीक है। तो आपने आयरन बताया, आयरन जो है क्लोरोफिल में तो नहीं होता, बट एक और जगह होता है, गेस करो, गेस करो। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, वेरी गुड, ठीक है, हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक है भाई। तो हीमोग्लोबिन में होता है। नाउ ये इसका जो है क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हैं, बस एक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, ठीक है, लोकेशन वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस की, ठीक है। एपिडर्मिस लेयर कैसी होती है, हम कह सकते हैं एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है, ठीक है। जैसे आप कोई भी, थिन। हाँ, एक थिन लेयर होती है एपिडर्मिस, जो कि आउटर, हमेशा आउटर वॉल पे होती है, ठीक है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, कहीं पे आपको प्रोडक्ट बना के आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है किसी को, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर प्रोडक्ट जब आपने पूरा बना लिया तो उसके ऊपर एक रैपिंग करोगे, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट शीट से रैपिंग कर देते हैं, ठीक है। कोई गिफ्ट करना है किसी चीज को, तो आपने सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट शीट से रैपिंग कर दी, और उसके बाद आपने उसको फिर आगे फॉरवर्ड किया। सो वो जो पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर है, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मिस का काम क्या है, जैसे हम जनरल, इन जनरल जैसे काम होता है किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना, किस चीज से, डस्ट से या बाकी जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने का काम होता है एपिडर्मिस का, ठीक है भाई। एपिडर्मिस के बाद वो उसमें जो है, ठीक है, मेसोफिल की लेयर होती है, देन लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। तो ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि क्या है, आपका सेल है, ठीक है। ये कौन सा सेल है, कोई बता सकता है, सो कौन ये किस तरीके का सेल है, कोई बता सकता है। ये एक सिंपल डायग्राम है, गुड, वेरी गुड, ये एक सिंपल डायग्राम है प्लांट सेल का, ठीक है। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम है प्लांट सेल का, और यहाँ पे बस ये रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया गया है कि यहाँ पे छोटे छोटे प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। आपको देख रहे हैं प्लास्टिड्स हैं, और यही प्लांट्स क्या है, प्लास्टिड्स क्या है, कौन से वाले हैं, क्लोरोप्लास्ट है,
ठीक है, और इनमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर क्लोरोफिल, जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर हम अभी डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जब हम सेल पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। सर नो, अगर हाँ बस ब्लू होगा या दूसरा कोई कलर होगा तो उसका प्लांट का कलर दूसरा हो जाएगा, अगर होता है ऐसा तो। किस चीज का कलर कह रहे हो? क्लोरोफिल का सर। हाँ, क्लोरोफिल का अगर कलर ग्रीन के अलावा कुछ और होता है तो प्लांट का कलर वो हो जाता है। ठीक है, जैसे सर और अगर सर ट्रांसपेरेंट होता तो ट्रांसपेरेंट हो जाता प्लांट। भाई जैसा आपका पिगमेंट होगा, ठीक है, जो आपके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका जैसा कलर होगा वैसी तो कलर होगा पूरी बॉडी का। भाई सर ब्लड उसमें ऐसा में क्या होता है जो पूरा कलर उसी के ऊपर डिपेंड रहता है, मतलब क्योंकि वो उसमें होता है ना, वो कलर्ड पिगमेंट उसमें वही है ना, जैसे आपका ब्लड है, तो ब्लड में कलर्ड पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन है। अब ब्लड से हीमोग्लोबिन निकाल दोगे तो वो कैसा रह जाएगा? पीला पीला सा रह जाएगा ब्लड, रेड नहीं रहेगा फिर वो। ऐसा। ठीक है, वो उसमें प्लाज्मा वगैरह का कलर आ जाएगा, रेड नहीं रहेगा वो। सर फ्लावर में भी होता है सर। हाँ, इसकी हम बात करेंगे ना, मैंने बताया ना, ये प्लास्टिड्स का टॉपिक आएगा पूरा सेल में। ठीक है, तो वहां पे इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। ठीक है, ये सब आएगा। ठीक है, अलग अलग कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे अभी हमने बस खाली एक ही प्लास्टिड का यहाँ पे नाम देखा है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और भी तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, उनको स्टडी करेंगे वहीं पे। ठीक है, ना स्टोमेटा की बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये आपका होते हैं, ये गार्ड सेल्स हैं और बीच में पोर्स हैं, स्मॉल पोर्स, दैट आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? यस और नो? यस सर। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस आपका परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यस और नो? यस बिल्कुल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के ये क्या है, बेसिक जो है रिक्वायरमेंट्स है कि ये तो होना ही होना है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होनी होनी है। ठीक है, नाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा हम देख चुके हैं। ठीक है, इसको हमने स्टडी कर लिया, न्यूट्रिशन इन अमीबा को। उसके बाद क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, चलिए डायरेक्ट अब हम आ जाते हैं न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में। नाउ ह्यूमन बींग्स में हमने न्यूट्रिशन की बात करी कि किस तरीके से होता है, होलोजिक न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमन बींग्स में एक कैनाल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, और ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से, और कहां पे जाके एंड होता है, एनस पे। सो माउथ से लेके एनस तक ये एक सिंगल लॉन्ग ट्यूब है। क्लियर है? ये टुकड़ों में नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट्स नहीं है, ये एक सिंगल लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है भाई, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है भाई किसी को? ठीक है, नो सर। नो ये सर एक सिंगल लॉन्ग ट्यूब है जो कि कहीं पे एक्सपैंडेड है, कहीं पे कॉइल्ड है। ठीक है, तो इसका शेप डिफरेंट है अलग अलग जगहों पे, लेकिन ये एक सिंगल लॉन्ग ट्यूब है। इसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, जो पूरा इसका पाथ है, ठीक है, माउथ से लेके एनस तक, इसमें क्या है, जगह जगह पे कुछ ग्लैंड्स है। ठीक है, और कुछ ऑर्गन्स हैं जिनके सिक्रीशंस भी आ रहे हैं इसमें। ठीक है, कुछ ऑर्गन्स हैं जिसके सिक्रीशंस भी इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं जिसकी हम बात करेंगे, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, और कुछ ऑर्गन्स हैं जिनके सेक्रेशंस इसमें आते हैं, जैसे लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गए। ठीक है, इनके सेक्रेशंस इसमें आते हैं। ठीक है, नाउ हमारा जो प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस होलोजोइक न्यूट्रिशन में, वो क्या है? सर इंजेक्शन। इंजेशन। ठीक है, और इंजेशन क्या होता है? इंजेशन फूड क्या को होता इनटेक करना। है? गुड, वेरी गुड। इंजेशन क्या है? सिंपली इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड। तो इसमें तो कुछ समझना ही नहीं, कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपने फूड बॉडी के अंदर बस मुंह में रखा, वो हो गया इंजेशन। और जैसे ही आपने फूड को रखा मुंह में, आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा वहीं से। ठीक है, आपका डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही माउथ में Yes, sir. फूड आएगा डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इंजेशन के बाद जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज डाइजेशन। तो हम डाइजेशन को स्टडी करते हैं, नाउ डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से।
माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। और यस सर। माउथ में माउथ की हम पहले बात कर लेते हैं। तो माउथ में क्या क्या आता है? माउथ में सलेवरी क्या क्या अमाइलेज। आता तो बहुत कुछ है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? हमारे मेन टॉपिक्स क्या है? 3 चीजें हैं। क्या? सर टीथ। सलाइवा, सलाइवा, टीथ और टंग। सलाइवा, टीथ और टंग। नाउ सलाइवा की अगर हम बात करें, सो सलाइवा क्या है? कार्बोहाइड्रेट को सर डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है सलाइवा। ठीक है, कैसे? सर जो हम फूड लेते हैं उसे स्टार्च होता है तो उसे सर ब्रेक डाउन करता है। गुड। तो सलाइवा क्या करता है? जो हमारा फूड मटेरियल है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करता है। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उनको कन्वर्ट करता है इनटू सिंपल स्टार्च। ठीक है, सो सलाइवा कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल स्टार्च। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? किस में कन्वर्ट करता है? स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो नाम क्या दिया जाता है? माल्टोस। किसमें? यस सर। माल्टोस। ठीक, और ये सलाइवा जो करता है, किस तरीके से कर लेता है सलाइवा ये काम? सलाइवा ये काम सलेवरी कैसे? अमाइलेज। गुड, वेरी गुड। क्योंकि सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या सलेवरी है? अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज। ठीक, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक, सलाइवरी अमाइलेज। क्या इसका कोई और नाम भी है? क्या इसका कोई और नाम भी? गुड, वेरी गुड। टाइलिन। ठीक, टाइलिन। टी साइलेंट है इसमें। ठीक है, PTYALIN, टाइलिन। ठीक, सो सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन क्या काम करता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है इनटू स्टार्च या माल्टोस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 30% कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट होता है। हमारे माउथ में 30% कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ सलाइवा की अगर हम बात करें तो सलाइवा आता कहां से? सलाइवा कहां से आता है? salivary gland. लाइवरी ग्लैंड्स। हाँ, सलाइवरी ग्लैंड से आता है। ठीक है, कितने सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में? 2। 3 होते हैं। 3 होते हैं, 2 होते हैं, और कुछ? और कुछ? ना 3 होते हैं भाई, ना 2 होते हैं। सर एक होता है। 6 ना 1 होता है, 6 होते हैं। 6 होते हैं। 6 होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। ठीक, तो टोटल कितने हुए? 6 हुए। क्लियर है भाई? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं और इनके डक्ट्स होते हैं, उनके डक्ट्स के नाम क्या होते हैं और उनकी ओपनिंग किधर है, ये सब चीजें यूजलेस हैं, आपके मतलब की है नहीं ये बातें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टीथ पे आएंगे, पहले टंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टंग क्या है? टंग क्या है? मसल। गुड। सर टेस्ट टंग क्या को है? डिटेक्ट करती है। एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। टेस्ट को डिटेक्ट करती है टंग। ठीक है, और किस तरीके का ऑर्गन है टंग? मस्कुलर ऑर्गन है, एक सेंस सर ऑर्गन। सेंस सेंस ऑर्गन है। गुड, वेरी गुड। सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन की खास बात क्या होती है? सेंस इसमें ऑर्गन सर की क्या खास बात? हाँ, एक टेस्ट का सर रिसेप्टर होता है सर, जो सर एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया भाई। टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट बड्स। ठीक है, तो कोई भी सेंस ऑर्गन हो, जैसे आपका मोबाइल फोन होता है। ठीक है, तो मोबाइल फोन में जैसे क्या होते हैं? क्या होता है? सेंसर होता है। सेंसर। सेंसर होता है। ठीक है, तो आपके फिंगरप्रिंट को वो सेंस कर लेता है और फिर वो अनलॉक हो जाता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। सेंसर्स नहीं होते, रिसेप्टर्स होते हैं, जिनका काम सेम होता है, सेंस करते हैं वो। ठीक है, अलग अलग सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो अलग अलग चीजों को सेंस करते हैं। ठीक है, और ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं किससे? न्यूरॉन से। होते हैं। यस सर। और न्यूरॉन क्या है? नर्व सेल्स। ठीक, और नर्व सेल्स क्या काम करते हैं? मैसेजेस को पहुंचाते हैं, एक ट्रांसमिट करते हैं सर। ट्रांसमिट करते हैं। गुड, वेरी गुड। और ये ब्रेन सेल्स भी कहा जाता है इनको।
ठीक है, यस सर। हमारी पूरी बॉडी में जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो न्यूरॉन्स के जरिए होते हैं, तो ये न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर्स जो हैं वो न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं, तो जैसे ही हमारे माउथ में कोई चीज जाती है तो फौरन से हम उसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अगर ये क्वेश्चन आए या कोई भी इन जनरल, वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा ये, इन जनरल अगर कोई पूछे कि आप किसी चीज को टेस्ट करते हैं तो आप टेस्ट कहाँ करते हैं उस चीज को? सर टंग से, टेस्ट बर्ड्स। तो आप टंग पे टेस्ट करते हैं। गुस्टैटिव रिसेप्टर। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो भाई टेस्ट जो है वो टंग में नहीं किया जाता, टेस्ट आपका ब्रेन में होता है, ठीक है। बात समझे नहीं समझे? यस सर। Yes, sir. टेस्ट जो है वो ब्रेन में डेवलप होता है, टंग पे डेवलप नहीं होता, वो सेंस है, ठीक है। वो आपकी एक सेंस है कि आपको टंग पे लग रहा है। इसी तरीके से जब भूख लगती है, ठीक है, तो भूख कहाँ लगती है? पेट में। नहीं क्यों सर, भाई? ब्रेन में। गुड, वेरी गुड। इसी तरीके से जब हम हंगर फील करते हैं तो हम हंगर कहाँ फील करते हैं? ब्रेन में फील करते हैं, स्टमक में फील नहीं करते, ठीक है। वो हमको सेंस होता है कि स्टमक में हम फील कर रहे हैं, ठीक है, बट कहाँ फील करते हैं? ब्रेन में फील करते हैं। क्लियर है भाई? यस। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई हमारी सलाइवा की और टंग की। अब हम बात करते हैं, और हाँ, टंग में एक और चीज रह गई कि टंग की यूजेस क्या है। टंग की यूजेस क्या है? टेस्ट करना एक तो हो गया, और क्या यूज है? तो सलाइवा को मिक्स करना फूड के साथ। हाँ, फूड को मिक्स करना सलाइवा के साथ। और क्या यूज है? स्पीच, ठीक है, स्पीच में हमको मदद करती है टंग, ठीक है। टंग नहीं होगी तो हम सही से बोल नहीं पाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं टीथ पे। अब टीथ की अगर हम बात करें, सो टीथ जो है हमारा, अगर हम बात करें तो इन टोटल कितने टीथ होते हैं? 32। 32, ठीक है। बट ये जो नंबर है 32, ये अडल्ट ह्यूमन के लिए है, ठीक है। चाइल्ड के लिए क्या नंबर होता है? 22. 26. 28। 20 होता है, 26। 20 होता है, 20, ठीक है, 20 होता है। सो एक होता है जिसको हम कहते हैं, एक चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं? डेंटल फॉर्मूला। क्या कहते हैं? डेंटल फॉर्मूला। यस सर। सो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन, इंसिजर। नहीं, फॉर्मूला क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2123 बाय 2123, ठीक है। और ये डेंटल फॉर्मूला किसके लिए होता है? अडल्ट ह्यूमन के लिए, ठीक है। और यहाँ टंग पे, से एनो भी तो कर सकते हैं ना सॉरी क्या हुआ? सर? टंग से एनो भी तो कर सकते हैं, एनो है टंग से मतलब क्या कर? चिढ़ाना। एनओए कर सकते हैं, ठीक है, एनओए कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। चलो, डेंटल फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं। सो डेंटल फॉर्मूला में क्या है कि टाइप्स ऑफ टीथ की अगर हम बात करें तो ये हमारे क्या है? इंसिजर्स, उसके बाद कैनाइंस, उसके बाद प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स, ठीक है भाई। यस सर। ठीक, तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है? एडल्ट की। अडल्ट ह्यूमन के लिए ये फॉर्मूला है 2123 बाय 2123, ठीक है। और अगर हम बात करें, ठीक है, इन जनरल ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में दो सेट होते हैं टीथ के, ठीक है। दो सेट होते हैं टीथ के। एक जब हम छोटे होते हैं तो हमारे एक टीथ आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ, ठीक। बट वो क्या होते हैं? वो कमजोर होते हैं, एक एज पे आने के बाद वो टूट जाते हैं, और फिर उसके बाद एक परमानेंट सेट आता है हमारे टीथ का, जिसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ, ठीक। तो वो अगर टूट गए तो फिर एक और नहीं आने वाला, ठीक। तो परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ, तो दो सेट ऑफ टीथ होते हैं हमारे लाइफ टाइम में हमारे पास। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ह्यूमन टीथ क्या है? ह्यूमन टीथ क्या है? ह्यूमन टीथ क्या है? डाइफायोडोंट। क्या कहते हैं हम इसको? डाइफायोडोंट। बात समझ में आई? क्यों कहते हैं डाइफायोडोंट? क्योंकि दो सेट है। डाई मतलब डाई मीन्स टू, सो दो सेट होते हैं टीथ के, इसलिए हम क्या कहते हैं? डाइफायोडोंट। और हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट। क्यों हेट्रोडोंट? क्यों? क्योंकि हेट्रो मीन्स डिफरेंट,
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं हमारे पास, इसलिए हम क्या कहते हैं, ह्यूमन टीथ क्या है, हेट्रोडोंट है, ठीक है। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, हेट्रोडोंट है। क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है? बताओ भाई, कोई क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की और बात कर लेते हैं, बस उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ कैसा होता है, टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है, तो टीथ का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जहां पे ये आपका गम होता है, ठीक है, जिसको हम मसूड़ा कहते हैं, और इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने एक सिंगल टूथ बनाया है, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। तो ये एक आउटर पार्ट होता है जो व्हाइट कलर का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनामिल। क्या कहते हैं इसको, इनामिल। उसके अंदर जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेंटाइन। और उसके अंदर जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, पल्प। अब ये तीनों के बारे में कोई कोई बता सकता है, इनामिल, डेंटाइन, पल्प क्या होता है? सर एनामल हार्डेस्ट पार्ट होता है यूनिवर्स में। ठीक है, उसके बाद डेंटाइन, इनामिल मैंने पूछा तो जगह नहीं दे रहे थे, एक दूसरे को घुस घुस के बता रहे थे, मैं भी बताऊंगा मैं भी बताऊंगा। डेंटाइन पूछा तो चुप हो गए। Present just below the enamel. ठीक है, गुड। पल्प, पल्प, Cavity present inside the dentine. सर कनेक्शन ऑफ नर्व्स। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो इनामिल की खास बात क्या है कि इनामिल व्हाइट कलर का होता है, पहली बात। दूसरी बात कि इनामिल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, बोन होता है, स्केलेटन हमारा। तो पूरे स्केलेटन में भी जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो क्या है, इनामिल है, ठीक। इनामिल किस चीज का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। फॉस्फोलिपिड। अच्छा फिर फॉस्फोलिपिड नहीं भाई, फॉस्फोलिपिड का नहीं होता, वो तो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये तो कैल्शियम कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। तो कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। तो देखो ये सब चीजें जो है ना, इतना स्पेसिफिक मत ले जाना किसी चीज को, ठीक है, क्योंकि आपका ये हाई स्कूल लेवल है, ठीक है। जब आप आओगे ना 11th-12th में, जब पढ़ोगे इन डेप्थ, तब समझ में आएगा चीजों की स्पेसिफिसिटी। तो अभी हम उतना स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ऐसा नहीं कि पूरा पूरा कैल्शियम और फास्फोरस है, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट्स होते हैं और इसके अलावा भी और सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन ये मेजर है, तो हम क्या कहेंगे, खाली कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। इस लेवल के लिए इतना काफी है। डेंटाइन की अगर हम बात करें तो डेंटाइन जो है सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट रीजन होता है, इनामिल के बाद होता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, पल्प। पल्प क्या होता है, पल्प वो रीजन है जहां पे नर्व्स और हम कह सकते हैं ब्लड वेसल्स का कनेक्शन होता है, ठीक है, ठीक है भाई। सर हाँ पूछो भाई। सर जो सर मतलब छोटे बच्चे होते हैं सर, जिनका कहते हैं सर मिल्क टूथ टूटता है सर, तो उनका सर कनेक्शन होता है सर उनका भी टीथ से, जो टीथ टूटते हैं? टीथ का उनका कनेक्शन उनका भी होता है, टीथ का, ठीक है, ऐसा सर नहीं है कि उनका कनेक्शन नहीं होता। तो फिर सर तो वो नर्व्स कट जाती होगी सर टूटने से। देखो मैं अभी एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, चलो एक चीज इसकी बात बताओ कि कई बार सुना होगा टूथ डीके, नाम सुना है? टूथ डीके नाम सर। सुना है? यस ठीक सर। है। क्या कहते हैं हम उसको, दांत का जो सड़ना होता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? Tooth decay. देखो क्या कहते हैं उसको, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन एंड decalcification, decalcification, localized dissolution and decalcification of tooth। बात समझ में आई? क्या कहते हैं, localized dissolution and decalcification of tooth, ये कहा जाता है, ठीक है, localized dissolution and decalcification of tooth, ठीक। अब बात समझो इसकी क्या है, localized का क्या मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन पे वो होता है, ठीक है। होता क्या है कि जब हम लोग कोई खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसका जो लेफ्ट ओवर फूड होता है वो हमारे दांतों में जो स्पेसेस होती हैं वहां पे बच जाता है, ठीक है। तो काफी लोग होते हैं रात में जब ब्रश वगैरह नहीं करते तो क्या होता है कि वो चीज मुंह में रह जाती है, हमारे
जो दांतों में स्पेसेस होती हैं वहां पे वो चीज रह जाती है, वो फूड मटेरियल रह जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जब हम उठते हैं तो रात भर हम सोते हैं, तो माउथ में क्या होता है, बैक्टीरिया अपना काम करता है और फिर उसमें फर्मेंटेशन होता है। उससे क्या होता है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि हमारे माउथ में एसिडिटी, मतलब एक एसिड पीएच बन जाता है, एसिडिक पीएच बन जाता है। और एसिडिक पीएच होने से क्या होता है कि जो इनामिल का सरफेस है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, डिसॉल्व होना शुरू होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टूथ। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। है कि बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ होती है तो वो काला काला जो है वो बन जाता है मटेरियल, ठीक है, और फिर वो इनामिल को पहले तो खा जाता है पूरा, और फिर डेंटाइन पे आ जाता है, और फिर अटैक होता है कहाँ पे, पल्प पे। क्लियर है? ये तो सबको पता होगा, दांत सड़ते कैसे हैं सबको पता होगा भाई। ठीक है, ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, मेजर बात बतानी क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो कि हमारा दांत सड़ गया, तो ट्रीटमेंट इसका क्या होता है कि वो आपका क्या करता है कि ये जो इनामिल है, इनामिल में जाके, ये जो आपका इनामिल है यहाँ पे जाके क्या करता है, अपनी ड्रिल चलाता है, और यहाँ ड्रिलिंग करता है, और पूरा अंदर तक पल्प तक ड्रिलिंग करता है। और फिर उससे क्या होता है कि पल्प में से जितना, एक तो ड्रिल करके जितना वो ब्लैक मटेरियल है उस सबको हटा देता है, और पल्प में से जितनी नर्व्स हैं जो अफेक्टेड है उन सबको रिमूव कर दिया जाता है, और इस पूरे आपके एरिया में जो है मटेरियल एक फिल कर दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं, नाम क्या देते हैं इसको, क्या नाम देते हैं भाई? आरटीसी कहते हैं। आरसीटी, आरटीसी नहीं, आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं? रूट कैनाल ट्रीटमेंट। बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई यस भाई? सर। तो एक बंदे का जो अभी क्वेश्चन था कि वो क्या होता है नर्व्स का, तो नर्व्स को जो है वो निकाल देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे ही बच्चों में भी होता है, नर्व्स का कनेक्शन उनमें भी होता है, ठीक है, बट वो टूट जाता है दांत, ठीक है, तो दोबारा से जो है जब क्या कहते हैं नया दांत आता है तो उसमें नर्व्स का कनेक्शन उसमें मौजूद होता है। ठीक, क्योंकि वो एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है, ठीक है, तो उतनी डेवलप्ड वहां पे ब्लड वेसल्स या नर्व्स का कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा टाइम बाकी है और आगे और देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, पूरा माउथ का पूरा काम कंप्लीट हो गया। क्लियर है? माउथ के बाद क्या पार्ट आता है? माउथ के बाद क्या आता है? स्टमक। नहीं सर, एलिमेंट्री कैनाल। ईसोफेगस, ईसोफेगस, यस सर, ईसोफेगस, ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या कहते हैं इसको? फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? सर यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है। गुड, वेरी गुड, ठीक है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। फूड पाइप की एक और खास बात है, ठीक है, लिखते जाना जो भी लिख रहा है कि फूड पाइप की एक और खास बात है क्या, कि यहाँ पे फूड जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में मूव होता है। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, कोई बता सकता है? मसल्स का एक पुश एंड पुल वाला एक मोशन है। यस सर, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन सर, गुड, वेरी एक गुड। साथ नहीं जाता सर, रुक रुक हाँ, कर फूड जाता है। आता है, मसल्स पुश करती हैं, वो नीचे जाता है, और पुश करती हैं और नीचे आता है, और पुश करती हैं और नीचे जाता है, तो इस तरीके से फूड जाता है। तो ये आपका क्या है? पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक, अब इसकी नेसेसिटी क्या है, कोई बता सकता है क्यों है ये ऐसा? क्यों है ऐसा? फूड के मूव करने के लिए। भाई एक पाइप है तुम्हारे पास, ठीक है, सीधा पाइप है, तुमने ऊपर से उसमें कोई चीज डाली तो वो नीचे जाएगी ना, जाएगी नहीं जाएगी? यस सर। ट्रांसफर करने के सर लिए। नीचे का सर डाइजेस्ट हो जाए सर, जब तक सर वो ऊपर वाली चीज नीचे आए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा ये सिंपल सा, जैसे आपके पास एक पाइप है, आपने कोई चीज ऊपर से डाली तो वो नीचे जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी सर। ऑब्वियसली जाएगी, ठीक है, तो इसमें ऐसा मूवमेंट कराने की क्या जरूरत है? सर ब्रेक डाउन होने के लिए। नहीं, ब्रेकडाउन कहाँ होता है? ईसोफेगस में कोई ब्रेकडाउन नहीं होता। सर लेट के खाया तो। हाँ, ठीक है, अब बताया, तो हम ऊपर से डालें तो नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर मुझे नीचे से डालना हो तो क्या ऊपर जाएगा कोई मटेरियल? नो सर। नहीं जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पंप लगाना होगा। जैसे घर में पानी होता है समरसेबल, तो पानी आपको अंडरग्राउंड से ऊपर ओवरहेड टैंक में भेजना है, तो क्या करते हो? ऑटोमेटिकली जाता है क्या? नहीं, पंप लगाना होता है। बात समझे नहीं समझे? यस सर। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप अपसाइड डाउन हो, ठीक है, सर नीचे है पैर ऊपर है, तब भी अगर आप मुंह में खाना खाओगे तो पेट में ही जाएगा। बात समझे? ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये एक आपका एक नेचुरल चीज है, ठीक है, एक अल्लाह का निजाम है कि इस तरीके से आपकी बॉडी बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई पंप, एक्स्ट्रा पंप की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है ईसोफेगस के बारे में, कि
ये एक ऐसा पार्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल का जिसमें कोई भी ग्लैंड नहीं है, ठीक है, ना तो इसमें कोई सेक्रेशन हो रहा है किसी ऑर्गन से, ना ही इसमें कोई ग्लैंड मौजूद है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि यही चीज काम आएगी कहां पे, जब हम टिश्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे एक कैटेगरी होती है टिश्यूज की, ग्लैंडुलर टिश्यू, पढ़ा होगा ग्लैंडुलर टिश्यू, तो वो टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, हमको समझ में आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं होता, इसलिए कोई ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं होता, ठीक है भाई। सर ग्लैंडुलर टिश्यू हार्मोन को शायद कहते ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब है वो टिश्यू जिसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट हो, ठीक है। वो ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं, कोई सिक्रीशन वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो जहां पे भी कोई सिक्रीशन किसी ग्लैंड से हो रहा है तो मतलब वहां पे ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है भाई। ओके बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? कोई डाउट है क्या? नो सर ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, ईसोफेगस की। नाउ ईसोफेगस के बाद फूड कहां पे जाएगा, ईसोफेगस के बाद फूड कहां पे जाएगा, स्टमक में सर। स्टमक में। स्टमक में जाएगा, गुड, ठीक है। स्टमक में जाएगा, फिर उसके बाद स्टमक के बाद आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल Small इंटेस्टाइन intestine. आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद Large लार्ज इंटेस्टाइन intestine. आएगा, ठीक है। अभी टाइम आपका खत्म हो गया, ठीक है। कल इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि इन सब में Yes, क्या sir. होता है, ठीक है। बस एक सिंपल सी बस बात, लास्ट बात कह दे रहा हूँ कि स्टमक में फूड का जो है क्या होता है, और फर्दर डाइजेशन होता है, और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, स्मॉल Small इंटेस्टाइन, intestine. ठीक। और उसके बाद भी जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो कहाँ जाता है, लार्ज Large इंटेस्टाइन में। intestine. और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, Absorption. किसका एब्जॉर्प्शन, सब वाटर का। Sir, Food digested एक्सेस food वाटर का. का, एक्सेस वाटर का, ठीक है। एक्सेस वाटर और मिनरल्स जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड से लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है एनस के थ्रू, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. तो बस इसकी थोड़ी सी और डिटेल है वो हम कल कर लेंगे कंप्लीट। तो कल हमारा, ठीक है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक्स हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है भाई। Yes, sir. तो कोई और डाउट, किसी को कुछ पूछना हो? यस सर वो सनकेन स्टोमेटा के बारे में बता दीजिए। हाँ बताएं, कौन सा मैटर, सनकेन स्टोमेटा। संकेन स्टोमेटा के बारे में बता दें, ये पूछा, यस सर ठीक है। तो स्टोमेटा में देखिए क्या होता है कि स्टोमेटा में संकेन स्टोमेटा क्या है वो, अभी देखिए कल हम थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्यूशंस का, अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस का, ठीक है। कल नहीं पढ़ेंगे, कल के बाद बेसिकली, ठीक है। एक आपकी क्लास होगी जिसमें आपको डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस वगैरह वाले टॉपिक्स कवर अप करवाएंगे, ठीक है। तो उसमें वो चीज पढ़ेंगे संकेन स्टोमेटा के बारे में, ओके ठीक है। सर तो वहां पे वो चीज क्लियर करवा देंगे। और कोई डाउट No, sir. आज No, की क्लास sir. में? कोई डाउट, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपकी डीबीपी से रिलेटेड, तो वो अब मैंने सेंड कर दिए हैं, ठीक है। तो सर आपके जो है वो सेंड कर देंगे आप तक। चलिए भाई, फिर कल मिलते हैं क्लास में, या नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, ठीक है। चलिए, तो मैं मीटिंग एड कर रहा हूँ, ठीक है। सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हम्माद है, ठीक है, मेरा नाम हम्माद है, ग्रुप में आपको सेंड कर दिया होगा। और कोई भी डाउट हो, ठीक है, क्लास के अलावा भी, ठीक है, मैं जब तक हूँ यहाँ पे तो हूँ आपके साथ, बट इसके अलावा भी कभी कोई डाउट हो, खाली इसी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, आपको कोई गाइडेंस की कभी भी कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास होगा ग्रुप में, ठीक है। सर आप रेगुलर ऐसे पढ़ाएंगे ना? हाँ बताएं। हाँ मतलब आप ऐसे रेगुलर पढ़ाएंगे ना, क्योंकि मतलब इससे पहले जो मैम थी फिर आप आए, इसे मतलब चेंज तो नहीं होगा ना फिर? देखो मैं तो अभी पढ़ाऊंगा ही, ठीक है, मेरे अलावा कोई एक्स्ट्रा टीचर आ जाए मुझे नहीं पता, बट मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि ना सर वो क्योंकि मैम कुछ अलग तरीके से पढ़ाए थे, मतलब आप कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहे, इसलिए थोड़ा झोलमेल हो जाता है ना, इसलिए नहीं मैं पूछे। समझ रहा हूँ, यू एक्चुअली सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, बच्चे सेट हो जाते हैं कि टीचर से। तो मैम से कितनी क्लासेस पढ़ी है मैम से? सिंगल। सर 2 या 3 क्लास पढ़ी थी सर। 2 या 3 क्लास पढ़ी थी, समझ में आ रहा था अच्छा से? सर उन्होंने एक ही चैप्टर पढ़ाया था बायोलॉजी का बस। हाँ समझ में आया था अच्छे से? टीचिंग मेथड कैसा लगा था उनका? ठीक था।
ठीक ठीक था। चलिए फीडबैक दिएगा हमें भी, ठीक है, ताकि हम भी देखें आपके हिसाब से कोई चेंजेस करने हो तो बताइएगा, ठीक है। सर एक दिन में Yes, कैसे sir. पता चलेगा सर अब? हाँ मतलब आगे 2-3 क्लास के बाद कोई भी चेंजेस करने हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है भाई। जी सर। चलिए क्लास एंड कर रहा हूँ फिर मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम।